बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। नेक्स्ट जो हमारा चैप्टर है जनरल सर्जरी का, हेमरेज एंड शॉक, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर कोई बंदा इतनी जितनी मेरी वीडियो है ये कर लेगा ना, ठीक है, तो उसका इंशाल्लाह इतना वो हो जाएगा कि वो आलमोस्ट सारे क्वेश्चन जो है ना वो अटैम्प्ट कर लेगा। ठीक है, कोशिश करूँगा जितना मुझे आता है मैं आपके साथ शेयर कर दूँ। ठीक है, बाकी आप खुद समझदार हैं, आप मुझसे ज़्यादा पढ़े लिखे हैं तो आप इसको कर लेंगे। ठीक है, देखो हेमरेज में क्या है, बेसिकली कोई भी चोट लगी है, खून निकल रहा है, तो एक्यूट लॉस ऑफ सर्कुलेटिंग ब्लड वॉल्यूम, जो आपकी जो खून की नालियां हैं उसके अंदर से अगर अचानक से ब्लड लॉस हो जाए, ठीक है, और वो हमारे पास कौन सा हो सकता है, आर्टीरियल हेमरेजेस भी हो सकता है। अगर आर्टरी कटी है तो आर्टीरियल हेमरेज, वेन कटी है तो वेनस, या अगर कैपिलरीज कटी है तो हमारे पास कैपिलरी हेमरेज। किस तरह पता चलेगा? जो आर्टीरियल ब्लड होते हैं वो आर्टरी के अंदर क्या होता है, सारे का सारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। तो जो आर्टरी का ब्लड होगा, अगर वो खून रेड ब्राइट रेड आ रहा है तो इसका मतलब है कोई आर्टरी कट गई है, तो आप देख के बता सकते हैं। और साथ में जो आर्टरी के अंदर क्योंकि प्रेशर ज़्यादा होता है, तो जिस तरह एक स्प्रूटिंग जेट वो कह रहा है कि फुहारे मारता हुआ, ठीक है, जेट की तरह जो है ना अगर खून निकल रहा है तो ये मतलब आर्टरी आपकी कटी है। वीनस में क्या है, हमारे पास ब्लड जो है ना वो डार्क होगा, उतना वो हमें यूँ कह लें कि हल्का हल्का काला काला सा जो ना आप होगा, और उसके अंदर स्प्रूटिंग नहीं होगी, कोई जेट की तरह नहीं, आराम आराम से निकल रहा होगा। ठीक है, जिस तरह चश्मा बह रहा होता है ना वैसे होगा। यहाँ पे क्या है, जिस तरह फवारा चल रहा होता है, ठीक है, स्प्रिंगलिंग हो रही होती है वो सारी की सारी। कैपिलरीज में क्या होता है, कैपिलरीज ब्लड दोनों का मिक्स ही होता है। ठीक है, ये भी ऑलमोस्ट रेड रेड ही होता है लेकिन मीडियम रेड होता है, और इसके अंदर हेमरेजेस जो है ना वो रैपिड होता है, और ऊजिंग जिस तरह हो रही होती है वो हमारे पास होती है। तो ये है एक क्लासिफिकेशन ये है। नंबर सेकंड में जो इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशन जो एग्जामिनर की फेवरेट है वो हमारे पास है प्राइमरी हेमरेज, रिएक्शनरी हेमरेज, सेकेंडरी हेमरेज। एक एक लाइन में मैं बताऊंगा, इंशाल्लाह इतना होगा कि वो हमारे पास आ जाएगा। देखो, जब भी कोई जो है ना सर्जरी होती है, ट्रॉमा होता है, ठीक है, तो अगर ड्यूरिंग सर्जरी जो है आपने खोला, सर्जन से कोई ऐसा कट लग गया, ठीक है, कि जिससे वो फुहारा निकलना शुरू हो गया। अब वो हो सकता है वो फुहारा आर्टरी से आए या फिर वो वेन से आए या कैपिलरीज आ गए। ठीक है, तो एट द टाइम ऑफ ट्रोमा या एट द टाइम ऑफ सर्जरी, मतलब अब अभी अगर कोई एक्सीडेंट हुआ है और उसका खून निकल रहा है, तो वो जो हेमरेज है उसका खून निकल रहा है वो हमारे पास प्राइमरी होगा एट द स्पॉट। ठीक है, ये हमारे पास होता है। ठीक है, जबकि रिएक्शनरी क्या होता है कि वो हमने अभी सर्जरी कर दी, आराम से उसको पैक चेक कर दिया, पेशेंट बिल्कुल ठीक है, लेकिन विद इन 24 आवर जब उसको वार्ड में शिफ्ट किया तो आफ्टर द इंसिडेंस 24 आवर के अंदर अंदर जो हेमरेज शुरू होगा, मतलब नर्स भागती आई है ऑपरेशन के बाद 5-6 घंटे बाद कि डॉक्टर साहब उसका तो ब्लीडिंग शुरू हो गई है। क्यों ब्लीडिंग शुरू होती है? जो उसके लाइगेचर्स आपने लगाए हैं वो खुदा ना खास्ता जो है ना वो स्लिप कर गए हैं। ठीक है, तो वो आप कहीं से किसी जो है ना वो हाउस ऑफिसर मेरे जैसा हो अगर, ठीक है, तो वो क्या करे जी, वो इतनी तवज्जो से ना लगाए, तो अल्लाह ना करे मैं ऐसा हो फिर हूँ। ठीक है, तो इसमें क्या होगा बेसिकली कि स्लिप हो जाएंगे जो लाइगेचर है, और वहाँ से जो है ना वो कभी कभी बड़े एक्सपर्ट की भी जो है ना वो भी स्लिप हो जाया करते हैं। ठीक है, तो इस वजह से हमारे पास क्या होता है, जब ब्लड प्रेशर वहाँ पे ज़्यादा बढ़ता है तो वो फट के साइड साइड पे बाहर आ जाता है। फिर सेकेंडरी हेमरेज क्या होता है, पेशेंट का ऑपरेशन ठीक हो गया, ठीक है, वो पूरा दिन भी उसने ठीक गुजार लिया, ठीक है, उसके बाद जो है ना एक हफ्ते बाद जो है ना उसको अगर ब्लीडिंग शुरू हो गई है, तो 7 से 14th डे के बाद अंदर अंदर जो अगर ब्लीडिंग शुरू हो जाए, ठीक है, तो इसको हम कहते हैं सेकेंडरी हेमरेजेस। अब इसमें क्या हो सकता है, वजह क्या हो सकती है? यहाँ पे तो था कि लाइगेचर चलो है, यहाँ पे अजीब फट गई है वैसे, यहाँ पे लाइगेचर टूट गया, यहाँ पे क्या है, कोई इन्फेक्शन हो गया ड्यूरिंग सर्जरी, आपके पास इंस्ट्रूमेंट कुछ ऐसे थे जो गंदे थे, तो यहाँ पे क्या होगा, बेसिकली इन्फेक्शन हो गया। अब इन्फेक्शन की वजह से जो है ना वो कैपिलरीज की जो वेसल की वाल है, एंडोथीलियल है, ठीक है, वो बेसिकली यूँ कह लें कि स्लफ ऑफ हो गई है। ठीक है, फिर इन्फेक्शन ने क्या किया, वहाँ पे सारे की सारे जो है ना अपना गंद मचाना शुरू कर दिया, और वहाँ पे एक वक्त आएगा कि वेसल जहाँ से वीक होगी ज़्यादा, और वहाँ से जो है ना वो फट जाएगी, तो इसलिए हम कहते हैं स्कैड, और ये अमूमन 1 से 2 हफ्ते के बाद जो है ना वो आपके पास होता है। तो ये इसका मतलब ये आपका सेकेंडरी हेमरेज का केस है। इतनी समझ आ गई है? होपफुली आ गई, अगर आ गई तो लाइक का बटन दबा दो। ठीक, मुझे पता चल जाएगा कौन कौन मेरी वीडियो को अच्छे से देख रहा है।
अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास जो क्लासिफिकेशन है वो है एक्सटर्नल हेमरेजेस या इंटरनल हेमरेजेस। इसका दूसरा नाम है रिवील्ड हेमरेज, इसका दूसरा नाम है कंसील्ड हेमरेजेस। एक्सटर्नल हेमरेज मतलब कि अगर खून निकलता हुआ बाहर से नज़र आ रहा है, मतलब आप सामने मरीज़ को देख रहे हैं, उसका खून टपाटप निकल रहा है, ठीक है, अभी एक्सीडेंट हुआ और अभी उसका खून निकल रहा है, तो मतलब आउटसाइड दी बॉडी अगर हेमरेजेस हो रही है, ठीक है, तो ये हमारे पास होता है जी एक्सटर्नल हेमरेज। इसे हम कहते हैं रिवील्ड, हर चीज़ खुल गई है। इंटरनल में हम कहते हैं कंसील्ड। इसके अंदर बेसिकली क्या होता है कि अगर कोई खुदा न खासा स्प्लीन की इंजरी हुई है, लीवर की इंजरी हुई है, ठीक है, या कोई भी एक्टोपिक प्रेगनेंसी है, तो अंदर ही अंदर जो है ना वो खून बहता रहेगा, बाहर कुछ भी नहीं आएगा। कंसील्ड, छुपा हुआ इंटरनल हेमरेज जिसे हम कहते हैं, ठीक है, ये हमारे पास होता है। इसके अलावा उसने जो है ना वो ऑन द बेसिस ऑफ ऑर्गन, ठीक है, आर्गन की बेसिस के ऊपर भी उसने एक क्लासिफिकेशन हमें दी हुई है, जिसके अंदर अगर दिमाग के ऊपर चोट लग गई है तो वो हो सकती है हमारे पास कौन सी हो, एक्स्ट्रा ड्यूरल हेमरेजेस हो, ठीक है, मतलब ड्यूरा मैटर के बाहर होता है। फिर सब ड्यूरल, मतलब ड्यूरा मैटर के बिल्कुल नीचे जो है ना सब ड्यूरल हेमरेजेस हमारे पास हो जाए, या फिर सब एरेक्नाइड, एरेक्नाइड के नीचे हमारे पास हो जाए, ठीक है। ब्रेन की क्या लेयर होती हैं, ड्यूरा मैटर, एरेक्नाइड और पाया मैटर। तो एक्स्ट्रा ड्यूरल, सब ड्यूरल, ठीक है, और सब एरेक्नाइड हमारे पास ये आ सकती है। फिर इंटर सेरिब्रल हेमरेजेस, मतलब दिमाग के अंदर अब चोट लग गई है तो सेरिब्रम के अंदर जो है ना इंटर सेरिब्रल हेमरेजेस। तो ये भी एक हमारे पास ऑन द बेसिस ऑफ आर्गन जो है ना वो क्लासिफिकेशन हमारे पास आ चुकी है, ठीक है। कौन कौन से मतलब एरिया इन्वॉल्व है इसके अंदर। उसके बाद वो कहता है कि हमारे पास जो है ना वो क्लिनिकल कुछ क्लासेस हैं, ठीक है। देखो जब भी हेमरेजेस होता है तो पेशेंट क्या होता है, खून निकलता है ना, तो हमारे पास क्या होता है, एक तो उसका ब्लड प्रेशर गिरता है, जब ब्लड प्रेशर गिरता है तो पल्स रेट बहुत ज़्यादा बढ़ना शुरू कर देता है, ठीक है। तो उसको क्या होगा, बीपी कम, पल्स रेट ज़्यादा, टैकीकार्डिया, ठीक है, हार्ट फड़फड़ाने लगेगा, ठीक है, और उसके साथ हाइपोटेंशन, पेलर, लो यूरिन आउटपुट, उसका पेशाब जो है ना वो कम आना, जाहिर बात है गुर्दों की तरफ कम किया है खून तो पेशाब भी कम होगा। तो लो यूरिन आउटपुट एक बड़ी इंपॉर्टेंट है कंडीशन हमारे पास, पल्स ज़्यादा, ठीक है, बीपी कम, टैकीकार्डिया, दिल तेज़ से धड़कने लग गया, ठीक है, और लो यूरिन आउटपुट जो वो कहेगा मुझे अपने दिल की धड़कन कानों में सुनाई दे रही है, ठीक है। ये हमारे पास होता है अगर माइनर ब्लड लॉस हो। अगर बहुत ही सवेयर हो गया है, ठीक है, तो फिर इसके अंदर मेरी जान हर चीज़ ही गिरेगी, कॉन्शियस स्टेट भी गिर जाएगी, ब्रेडिकार्डिया होगा। यहाँ पे माइल्ड के अंदर था टैकीकार्डिया, दिल उसको अब कंपनसेट करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन अगर सवियर हेमरेज इतना लॉस है कि अब वो मतलब यूँ जिस तरह बकरा जीवा हुआ है, तो इसके अंदर बकरे को क्या होता है, एक तो वो अनकॉन्शियस हो जाता है, मैंने यूँ याद किया हुआ है, साथ में ब्रेडिकार्डिया, उसका दिल बिल्कुल काम करना बंद कर देता है। फिर क्या होता है हमारे पास इरिवर्सिबल जो है ना वो शॉक जो है ना वो हमारे पास हो जाता है। बेसिकली जो हम कुर्बानी करते हैं उसके अंदर हम क्या करते हैं, हेमरेज ही एक किस्म का होता है ना कि हम उसकी आर्टरीज को कट कर देते हैं, फिर साथ वेन, और फिर वो सारी की सारी ऑन दी स्पॉट क्योंकि खून निकल रहा है तो प्राइमरी हेमरेज है, और क्योंकि हमें नज़र आ रहा है तो एक्सटर्नल हेमरेज। तो बकरे का अब आपने एक एग्जाम्पल के तौर पर मैंने बता दिया, बकरे का एक्सटर्नल हेमरेज है, प्राइमरी हेमरेज है, इसके अंदर आर्टीरियल भी कट जाती हैं, छुरी से वेन भी कट जाती है, कैपिलरीज भी। मैं कैसी बातें कर रहा हूँ, यूट्यूब ने कहीं ये वीडियो ही ना मेरी, दिस इज़ जस्ट फॉर एजुकेशनल पर्पज़। मैं कोई इस तरह की, क्योंकि छुरी दिखाना यूट्यूब के ऊपर, गन दिखाना, ये वाली जो चीज़ें जो है ना वो थोड़ी सी अलाउ नहीं है, ठीक है। अच्छा ये हमारे पास होगी। अब इसके अंदर कुछ क्लासेस हैं, 4 क्लासेस वो कह रहा है हमारे पास हैं हेमरेजेस की। क्लास 1 है, क्लास 2 है, क्लास 3 है, क्लास 4 है। इतनी इंपॉर्टेंट है जिसे मेरा पुत्र नहीं आता ना वो हेमरेज को चैप्टर को जो है ना वो दोबारा से पढ़े, ठीक है। क्लास 1 में अगर आपका जो है ना 15% टोटल बॉडी वेट, मतलब 100 में से 15% अगर लॉस हुआ है सिर्फ ब्लड, तो इसे हम कहते हैं हमारा ये क्लास 1 हेमरेजेस है, ठीक है। अब इसके अंदर क्या होता है, कोई हमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, बॉडी खुद ब खुद इसको कंपनसेट करती है, उसे कहते हैं जाओ जूस शूस पी लो। अमूमन ये जो ब्लड डोनेट करने जाते हैं हम, ठीक है, तो ब्लड डोनेशन के अंदर आपकी बॉडी से 15% जो है ना वो ब्लड निकाल लिया जाता है। तो क्या वो मरीज़ मरने आ जाता है, जो मतलब डोनर जो है वो क्या मरने नहीं, वो उसको थोड़े से चक्कर आते हैं लेकिन वो फिर ठीक हो जाता है, ठीक है। उसे कहते हैं जाओ यार तुम आराम से जूस शूस पियो, अच्छे से रेस्ट करो, 3 माह बाद RBC दोबारा मान देना, तो जूसीज उसको रिकमेंड करती हैं, वो बंदा, ये क्लास 1 है। तो क्लास 1 में ब्लड डोनर आ जाते हैं, ठीक है। क्लास 2 में क्या होता है, अगर वही ब्लड 15 से 30% लॉस हो जाए, यहाँ था 0 से 15, यहाँ 15 से 30% अगर ब्लड लॉस हो चुका है, ठीक है। लेकिन इसके अंदर भी जो हेमरेजेस है वो कॉम्प्लिकेशन काज नहीं करता, अनकम्प्लिकेटेड हेमरेजेस होता है, ठीक है। और इसके अंदर हमें ना फिर क्रिस्टलाइड फ्लूइड जो है ना वो देने की ज़रूरत पड़ जाती है,
ठीक है, क्योंकि उसका वॉल्यूम को मेंटेन करना है तो क्रिस्टलाइट फ्लूइड थोड़े से हमें दे देती हैं ताकि बंदा जो है ना वो जल्दी स्टेबल हो जाए। क्लास 3 में क्या होता है, अब 30 से ऊपर मैंने जाना है, 30 से 40% अगर ब्लड लॉस हो जाए तो ये हमारे पास क्लास 3 है। इसके अंदर था अनकम्प्लिकेटेड क्लास 2, यहाँ पे अब कम्प्लिकेशन आना शुरू हो जाएंगे, तो यहाँ पे कम्प्लिकेटेड जो है ना वो हमारे पास हेमरेज होगा। ठीक है, कम्प्लिकेशन आएंगी तो इसके अंदर आपने क्या करना होता है, क्रिस्टलाइड इन्फ्यूजन देनी है और हमें इवन के ब्लड भी बाहर से अरेंज करना पड़ जाता है। ठीक है, यहाँ पे हमने सिर्फ क्रिस्टलाइड दिया तो बाहर से कोई ब्लड नहीं दिया, यहाँ पे कहते हैं क्रिस्टलाइड भी दो और साथ में फ़ौरन जो है ना वो किसी डोनर का ब्लड भी लेके आओ ताकि ब्लड की जो कमी है वो पूरी की जा सके, वरना उसको ऑक्सीजनेशन में मसला होगा। फिर क्लास 4 में गया, ये तो मेरे जान तबाही है, अगर 40% से ज़्यादा ब्लड लॉस है ना तो समझो फिर मौत के करीब आप पहुंच चुके हैं। ठीक है, इसको हम प्री टर्मिनल इवेंट भी कहते हैं। ठीक है, अब इसके अंदर क्या होता है, पेशेंट मर सकता है विद इन अ मिनट। ठीक है, विद इन अ मिनट जो है ना, जिस तरह यूँ कह लें कि ये बकरे को जब हम ज़िबा करते हैं तो वो क्लास 4 के अंदर जाता है, जब उसका 40% ब्लड लॉस हो जाता है तो मिनटों के अंदर जाता है ना बकरा कुर्बानी वाला। तो यही है, मैंने कुर्बानी वाले बकरे के ऊपर ये सारी कहानी आपको सेट करके दे दी है। इसी को इंसान के ऊपर ले जाओ, अगर इंसान खुदा ना खास्ता उसको कोई ऐसी छुरी लग गई है या उसको कोई ऐसा हादसा पेश आ गया तो इसके अंदर हो जाता है। ठीक है, ये हमारे पास क्लासेस हैं। तो अगर ये क्वेश्चन आ जाए तो ये क्लास को इस तरह डिफाइन करके लिख देना। ठीक है, अब यहाँ पे उन्होंने ना इसी क्लास को यहाँ पे परसेंटेज में मैंने बताया है, इसी को उन्होंने एमएल में भी लिख दिया। तो एमसीक्यूज आपको एमएल के अंदर भी आने चाहिए कि मिलीलीटर के अंदर क्या होते हैं, तो वो मैं यहाँ पे थोड़ी सी बता देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आ जाए क्लासेस ऑफ द शॉक तो आपने लिखा क्लास 1। ठीक है, यहाँ पे लिख दें क्लास 2, यहाँ पे लिख दें क्लास 3 और यहाँ पे लिख दें क्लास 4। रिमेंबर एग्जाम में पक्का क्वेश्चन आया हुआ आपका, मैं आपको एमसीक्यू बता रहा हूँ। अच्छा, क्लास 1 में हमने कहा कि हमारे पास कितना लॉस होता है, 15% लॉस होता है, यहाँ 15 से 30% लॉस होता है, यहाँ 30 से 40% लॉस होता है और यहाँ से 40% से अबाव जो है ना वो लॉस होगा। ईजी हो गया। अगर हम एमएल की बात करें तो 750 ml यानी 1 लीटर से कम। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, 750 से 1500 ml मतलब 1.5 लीटर। ये जो पेप्सी की बोतल होती है ना, मेरे पास अगर पड़ी है ये वाली, ठीक है, ये वाली, ये है 1.5 लीटर की। ठीक है, मैं कोई कोक को प्रमोट नहीं कर रहा, लेकिन ये है, ये एक 1.5 लीटर की बोतल। अगर इतना आपका ब्लड लॉस हो गया है तो ये मेरी जान हमारे पास है जी क्लास 2 का। ठीक है, 1.5 लीटर वाली, यानी आपने पेप्सी की बोतल जो है ना वो आपने याद रख लेनी है कि ये हमारे पास क्लास 2 भी अंदर जाती है। फिर क्लास 3 में क्या होती है, अगर अब 1500 से हमारे पास कितना 2000 ml जो है ना हमारे पास ब्लड लॉस हो जाए। ठीक है, अब ये बोतल और एक आधे लीटर वाली जो छोटी बोतल होती है पेप्सी की, वो मैं यहाँ पे इंक्लूड कर दूँ तो हमारे पास वो कितनी होगी, क्लास 3 हो जाएगी। ठीक है, मतलब 2 लीटर जो है ना वो आपने यहाँ पे ले जाना है। फिर क्लास 4 में हमारे पास क्या होता है, अगर हमारे पास 2000 ml से ज़्यादा यानी 2 लीटर से ज़्यादा। अब 2 लीटर कितना होगा, अब ये देखो ना, ये 2 पेप्सी की बोतलें हैं तो यहाँ ये देखो, ये 2 बोतलों से भी अगर ज़्यादा हमारे पास आ जाए, ठीक है, तो हमारे पास मतलब वो क्लास 4, ओहो ये पानी गिर गया। ठीक है, तो ये क्लास 4 में हमारे पास जो है ना ये आ जाती हैं। सॉरी, मैंने रात को थोड़ी सी जो है ना वो एनर्जी लेवल लो हो रहा था तो मैंने पड़ी हुई थी यार, पी लिया, कोई प्रमोटर नहीं हुई इसका, ये ना हो फिर बाद में लोग कहते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास क्लास 4 हो जाती हैं। ठीक है, अब यहाँ पे जो है ना हमारे पास नंबर 3 पे क्या होगा, 15। अच्छा, पल्स रेट अब हमने देखनी है। मैंने कहा कि वो पल्स बढ़ना शुरू हो जाती है, बीपी कम होना शुरू हो जाता है। ठीक है, जब हमारे पास होता है। ठीक है, तो पल्स रेट इसके अंदर क्लास 1 में कितनी होगी, अगर वो लेस देन 100 उसकी पल्स आ रही है तो वो हमारे पास क्लास 1 के अंदर आएगी। अगर 100 से, ठीक है, 120 की स्पीड तक आ जाए, ठीक है, तो ये क्लास 2 होगी। ठीक है, अगर हमारे पास 120 से 140 बीट्स पर मिनट पल्स आ रही है, ठीक है, तो ये हमारे पास पल्स रेट जो है ना वो इसका क्लास 3 में होगा। अगर 140 से अबव चली गई, जितनी मेहरान की स्पीड है ना, मेहरान गाड़ी की, इससे ऊपर चली गई तो हमारे पास क्लास 4 आ जाएगी। ठीक है, बाकी जो क्लास 1 में इतना पता नहीं चलता, जब हम ब्लड दे के आते तो हमारा कोई इतना ज़्यादा बीपी लो भी नहीं होता, तो ब्लड प्रेशर यहाँ पे नॉर्मल रहेगा। ठीक है, यहाँ पे भी आलमोस्ट बॉडी कंपनसेट कर लेती है, लेकिन यहाँ पे बीपी कम होगा और यहाँ पे हमारे पास ब्लड प्रेशर हमारे पास कम हो जाएगा। ठीक है, फिर हमारे पास क्या होगा जी, यूरिन आउटपुट।
पेशाब निकला, पेशाब कम आएगा जब ब्लड आपका लॉस हो गया। तो आपने देखा जब बकरों के जो है ना वो कुर्बानी हो जाती है, उनका पेशाब भी बंद हो जाता है। ठीक है, तो यही वहीं से याद कर लो कि अगर जो है ना उसका यूरिन आउटपुट यहाँ पे 30% के राउंड अबाउट होता है ऑलमोस्ट, यहाँ पे यूरिन आउटपुट 20 से 30% रह जाता है। यहाँ पे हमारे पास मज़ीद कम हो गए 5 से 15 जो है ना वो ml/h। ठीक है, ml/h। ठीक है, और क्लास 4 में जो मरीज़ होगा ना उसका बिल्कुल पेशाब ही नहीं आएगा, नेगलिजिबल में तुमकने टुमकने आएंगे लेकिन नहीं आएगा। तो मतलब आपको पता कान खड़े हो जाए यहाँ पे आके कि भाई बंदा मरने वाला है। ठीक है, बाकी रहेगी हमारे पास मेंटल स्टेटस। तो यहाँ पे जब आप ब्लड दे के आते हैं क्लास 1 के केस में आते हैं ना, तो यहाँ पे क्या है, स्लाइटली इनॉक्शियस होता है, थोड़ी सी आपको परेशानी होती है, हल्का से 1-2 दिन जो है ना वो थोड़ी सी परेशान रहते हैं कि यार थोड़ा सा हुआ, लेकिन इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। इसका मतलब ये नहीं कि आप ब्लड देना ही छोड़ दें, स्लाइटली इनॉक्शियस होगा। यहाँ पे हमारे पास माइल्ड जो है ना थोड़ा सा ज़्यादा अनॉक्शियस होगा। यहाँ पे कन्फ्यूजन वाली स्टेट के अंदर आएगा और अनॉक्शियस भी होगा, वो ज़िंदा होगा, उसको पता चल रहा होगा लेकिन वो बड़ा परेशान होगा। ठीक है, यहाँ पे क्या है, कन्फ्यूज और लेथार्जी, बिल्कुल नढाल जिसे हम कहते हैं। ठीक है, कुछ भी हरकत करने के काबिल नहीं होगा। फिर यहाँ क्लास 1 में क्या है, हमें एज सच कोई फ्लूइड देने की ज़रूरत नहीं है। अगर आ भी रहे हो सिम्टम तो उसको क्रिस्टलाइड दे सकती हैं, यहाँ पे क्रिस्टलाइड दे सकती हैं, लेकिन यहाँ पे क्रिस्टलाइड प्लस ब्लड आपको बाहर से देना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ क्लास 4 में क्रिस्टलाइड और ब्लड जो है ना वो रैपिडली जो है ना फ़ौरन देना पड़ेगा। तो ये हमारे पास जो है ना वो 4 क्लासेस हैं, अगर इसको आप याद कर लो मज़ा आ जाए। मैं कहता हूँ ईजी है, कोई मुश्किल नहीं है। ठीक है, 15 से 30, 30 से 40, 40% अबाव 750, 750 से 1.5 लीटर, 1.5 लीटर से 200 ml, 2000 ml से अबाव चला गया। पल्स रेट 100, 120, 140, 140 से अबाव हो गया। फिर क्या हमारे पास यहाँ पे बीपी कम, बीपी नॉर्मल है, यहाँ पे फिर कम होगा, फिर चौथे में भी कम होगा। फिर मैंने कहा यहाँ पे पेशाब जो है ना वो 30 है, 20 से 30 है, 5 से 15 है, और एंड पे बिल्कुल उसको नहीं आएगा। एनॉक्शियस है। ठीक है, एनॉक्शियस एंड पे वाला लेथार्जी है। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास क्या लास्ट पे आ जाता है कि क्रिस्टलाइड देने हैं, थर्ड वाले में क्रिस्टलाइड प्लस ब्लड, क्रिस्टलाइड वाले ब्लड। ईजी सा है, मुझे याद हो गया यार, ईजी है। मुझ जैसे नालायक बंदे को अगर याद हो गया तो आप तो फिर मेरे से काफ़ी बेटर है ना। ठीक है, तो ये हमारे पास एक इसके अंदर शौक के अंदर बताना मज़ा आया कि नहीं आया। ठीक है, अब यहाँ पे वो कह रहा है कि हमने जो है ना हर बंदे का जो है ना वो क्रिस्टलाइड और ब्लड प्रोडक्ट जो है ना वो उसकी बॉडी के वेट के मुताबिक हमने जो है ना वो देना होता है। ठीक है, 70 kg का है, वो हाइपोटेंशन में जा रहा है। ठीक है, तो उसके अंदर सपोज अगर वो कहता है कि हमारे पास MCQ होता है कि जी 1500 ml लॉस हो गया उसका, तो इसका मतलब वो क्लास 2 में है। ठीक है, तो उसके मुताबिक आपने ट्रीटमेंट करनी है, ये नहीं कि उसको फ़ौरन से ब्लड लगा देना, उसको पहले क्रिस्टलाइड लगाने हैं। तो ये इस तरह करके आता है कि आपने इसके अंदर करनी। अब नेक्स्ट हमारे पास है जी कि हमने मैयर किस तरह करना है कि एक्यूट ब्लड लॉस को। ठीक है, मेजरमेंट ऑफ द एक्यूट ब्लड लॉस हमें कैसे पता चलेगा। प्री एग्जिस्टिंग सर्कुलेटिंग जो ब्लड है ना, वहाँ से वो कह रहा है हम जो पेशेंट का वेट है उससे हम ले लेंगे। अब जो हमारे पास होते हैं ना इन्फेंट्स, ठीक है, उसके अंदर हमारे पास क्या होता है 80 से 85 ml। ठीक है, पर केजी जो है ना उसके वेट के मुताबिक, यानी 8 से 9% जो है ना वो उसका ब्लड जो है ना वो लॉस हो जाता है। एडल्ट्स के अंदर क्या होता है 65 से 75 ml पर केजी जो है ना उसके हिसाब से हमने करना, मतलब 7% ऑफ दी जो है ना वो बॉडी वेट होता है ब्लड उसका। ठीक है, अडल्ट में कितने परसेंट होता है 8 से 9% उसके बॉडी का ब्लड होता है। ठीक है, जबकि यहाँ पे अडल्ट में 7% होता है, बच्चों में ज़्यादा होता है। ठीक है, इन्फेंट में हमारे पास 8 से 9% उसके अडल्ट का, तो हम उसके वेट के ज़रिए ले के उसका जो है ना वो हम वेट ले के उससे हम ड्राइव करते हैं कि कितना इसका ब्लड लॉस हो चुका है। ठीक है, बाकी हमारे पास कह रहा है कुछ हमारे पास वेरियस मेथड हैं कैलकुलेशन के, जिसके अंदर वो कह रहे हैं कि ब्लड क्लॉट में, ठीक है, अगर वो साइज़ ऑफ क्लेंच फिस्ट, अगर मैं मुक्का बनाऊँ और इस मुक्के जितनी जो है ना वो उसका जो मरीज़ का मुक्का है, ठीक है, वो बनाना, क्योंकि डॉक्टर का मुक्का तो मुख्तलिफ, जो मरीज़ का मुक्का है उसके मुताबिक अगर ब्लड है तो मतलब वो 500 ml तक जो है ना वो हमारे पास ब्लड लॉस हो चुका है। ठीक है, ब्लड क्लॉट में। ठीक है, अगर वो एक फिस्ट जितना क्लॉट आपको मिल रहा है, ठीक है, उसकी मुक्के जितना, तो इसका मतलब है 500 ml एक फिस्ट के बराबर होती है, मतलब 500 रुपये मेरी इस मुट्ठी में है, यूँ कर लो। फिर स्वेलिंग इन क्लोज्ड फ्रैक्चर, जो क्लोज फ्रैक्चर है जिसके अंदर हमारे पास टिबिया या ह्यूमरस का फ्रैक्चर है ना, ठीक है, तो पहले भी मैंने एक वीडियो में बताया कि अगर तो हमारे पास पेल्विस का फ्रैक्चर है तो पक्का हमें पता होना चाहिए कि हमारा 2 लीटर ब्लड लॉस हो जाएगा। ठीक है,
अगर हमारे पास किसका कोई टिबिया या ह्यूमरस का जो है ना, ठीक है, टिबिया जो टांग की बोन है ना, लोअर लिम्ब की, ठीक है, टिबिया प्लस हमारे पास जो ह्यूमरस है, मतलब ये मेरी हाथ की ये वाली बोन और ये मेरी टांग की ये वाली जो है ना बोन, ठीक है, इसका अगर फ्रैक्चर है ना, अल्लाह ना करे हो, तो इसके अंदर हमारे पास 750 ml जो ब्लड लॉस जो है ना वो पक्का होना होता है, ठीक है, ये आपके होना चाहिए। फिर फीमर, अगर जो हमारे पास पेल्विस के पास वाली जो टांग की बड़ी हड्डी है वो अगर खुदा ना खास्ता फ्रैक्चर कर जाए, तो इसके अंदर वो कह रहा है कि हमारे पास आलमोस्ट 1500 ml जो है ना वो हमारे पास लॉस होता है फीमर में, ठीक है। तो मैं यहाँ पे ये देखो ना, ये मेरी बाजू है ना, तो इस बाजू के ऊपर मैं लिख देता हूँ 750। अगर ये वाली फ्रैक्चर हुई है तो 750 हो जाएगी। अगर मेरी ये वाली जो टिबिया है ये फ्रैक्चर है तो यहाँ मैं 750 ml लिखूँगा। अगर ये मेरी ऊपर वाली जो ये है मेरी ह्यूमरस है ये वाली, ठीक है, ये मेरे रात को मैं लेक्चर बनाता रहा हूँ, ठीक है, ये ह्यूमरस है ना, इसके ऊपर अगर मेरी फ्रैक्चर है तो मेरा कितना फीमर, सॉरी, ठीक है, टांग की जो बड़ी बोन इसके फीमर कहते हैं, तो फीमर के ऊपर अगर खुदा ना खासा फ्रैक्चर हो जाए तो हमारे पास 1.5 लीटर जितनी एक कोक की बोतल है ना उतना जो है ना ब्लड जो है ना फीमर से लॉस होगा। अब मैं पेल्विस तो आपको अपनी दिखाने से रहा, ठीक है, वो जस्ट स्पेसिफिक लोगों के लिए। अब पेल्विस जो है ना इसमें कितना होगा, दो हमारे पास हैं बटक्स, दो ही पेल्विस हैं, दो ही टेस्टिस हैं, तो वहीं से याद कर लो कि दो, मतलब 2 लीटर ब्लड आपका पेल्विस अगर खुदा ना खास्ता रैप्चर कर जाए तो ये होता है। समझने वाले समझ गए हैं। फिर लोग कहते हैं यार गंदी बातें कर दी यार, मैंने यही निमोनिक बनाया हुआ है, बाकी मुझे माफ़ कर दो, खुदा का वास्ता। अभी भी कमेंट आ रहे थे मेरी 3rd ईयर वाली वीडियो के ऊपर आ रहे हैं यार इस तरह के निमोनिक ना बनाया करो, ठीक है। लोग इंजॉय भी कर लेते हैं, फिर बाद में बातें भी कर लेते हैं, फिर जब उनका एग्ज़ाम होता है ना फिर उनको निमोनिक याद आते हैं, फिर आके थैंक यू बोलने आते हैं, सॉरी सर हमसे गलती होगी, आपके निमोनिक बड़े अच्छे थे। बात बंदे बते की बात है, क्या कहते हैं बंदा। अच्छा, स्वैब वेटिंग के अंदर हम देखने, अब जो हमने ऑपरेशन थिएटर में जो हमारे पास स्वैब होता है ना वो कितना ब्लड सोक कर रहा है उसको हम पहले ड्राई वेट उसका कर लें, मतलब जो एक तरह का वो हमारे पास होते हैं ना गाज पीस होती हैं या जो भी स्वैब होते हैं या रुई होती है, उसका पहले हम ड्राई वेट कर लेते हैं जो नई नई रुई होती है, उसके बाद उसको से ज़ख़म साफ़ करते हैं। अब जब वो ज़ख़म से रुई भर जाती है तो उस ज़ख़म से वज़न कर लेते हैं, जो उसके एक्चुअल वेट है उसमें से जो अब वाला वेट है वो माइनस कर देते हैं, हमें पता चल जाता है कितना उसका ब्लड लॉस हुआ है, तो वो खून ही सारा जज़ब होना है ना उसमें, वही होगा। बाकी हीमोग्लोबिन लेवल जो है ना इसका लेवल कितना डिक्रीज़ हुआ है नॉर्मल लेवल से, तो वो हम देख के इसके अंदर वो कह रहा है कि हमारे पास है। अच्छा, मैंने एक बात की है टैकीकार्डिया किन पेशेंट में होता है। अगर 30% जो टैकीकार्डिया है ना वो अर्लीस्ट साइन है ब्लड लॉस का, ठीक है। यूँ ही बकरा ज़िबा होता है ना, ठीक है, तो उसको सबसे पहले उसकी अगर आप दिल के ऊपर हाथ रखें ना तो वो फड़फड़ाने लगता है सबसे पहले, तो बकरा ज़िबा होने में टैकीकार्डिया होता है। क्यों? जब उसका 30% या इससे ज़्यादा ब्लड लॉस होता है तब वो जब टैकीकार्डिया में जाता है। तो टैकीकार्डिया इज़ दी फर्स्ट साइन ऑफ दी अर्लीस्ट ब्लड लॉस। तो बकरे का दिल याद है हमने ना, ये अर्लीस्ट साइन है हमारे पास ब्लड लॉस का, ठीक है। तो ये मेरे पास निमोनिक है, आपके लिए इंशाल्लाह काम आएगा। नेक्स्ट हमारे पास है जी ट्रीटमेंट ऑफ दी हेमरेजेस। अगर हेमरेज हो गया तो आपने बंदा अब आपके पास आ गया, सपोज करें चले हमने बकरे को जो है ना वो ज़िबा किया हुआ है तो इसके अंदर हेमरेज आ गया, तो आपने सबसे पहले क्या करना है उसको रोकना है ना। अगर आपने तो अरेस्ट ऑफ दी हेमरेजेस, ठीक है, हमने इंसानों के ऊपर करना है, बकरे के ऊपर नहीं करना, हम DVM नहीं कर रहे कोई, चलो इंसानों के ऊपर। अगर खुदा ना खास्ता किसी इंसान के अंदर आ रहे हैं तो सबसे पहले आपने क्या करना है, उसको ABCD करोगे नहीं, पहले जो उसका खून निकल रहा है उसके ऊपर आपने प्रेशर दे के उसको रोकना है, किसी भी तरीके से आपने उस खून को रोक लेना है, ठीक है। अरेस्ट ऑफ दी हेमरेजेस, अब वो चेस्ट के ऊपर हो सकता है, पेल्विस के ऊपर हो सकता है, एब्डोमेन के ऊपर हो सकता है, थाई के ऊपर हो सकता है, ठीक है। अब इसके अंदर वो कह रहा है कि रिमेंबर ब्लड ऑन दी फ्लोर एंड 4 मोर, ठीक है, मतलब जो आपको ब्लड नज़र आ रहा है वो देखो और जो अंदर छुपा हुआ है उसी को भी आपने रिकॉग्नाइज करके उसको जो है ना वो कंट्रोल करना है। मतलब इंटरनल ब्लीडिंग तो नहीं हो रही, ये भी तो आपने देखना है ना, तो ये आप इसके अंदर देखेंगे, ठीक है। कंसील्ड हेमरेजेस है, मतलब छुपा हुआ, जिस तरह हमने कहा है ना जो नज़र नहीं आता यहाँ पे, ठीक है, कंसील्ड हेमरेज। तो उसके लिए क्या करना, अगर स्प्लीन है, लीवर है, तो वो भी आपने उसको असेस करना है कि कहीं इसका ये तो नहीं है, वो बताता हूँ कैसे करना, ठीक है। अब यहाँ पे कह रहा है कि चेस्ट में हमारे पास क्या हो सकता है,
चेस्ट में हीमोथोरेक्स हो सकता है, कार्डिक टैम्पोनाट दिल के गिर्द हो सकता है, या हमारे पास हीमोथोरेक्स हो सकता है मतलब छाती के अंदर जो खून सारा है। पेल्विक फ्रैक्चर में हमारे पास कितना है, पेल्वस के ऊपर 2 टेस्टिस हैं तो हमारे पास 200 ml या 2 लीटर ब्लड लॉस होगा। एब्डोमन जो है ना, इसके लिए आप हमेशा फास्ट फोकल असेसमेंट सोनोग्राफी टेस्ट करते हो, या फिर आप DPL। व्हाट इज़ DPL हमने लास्ट में जो है ना वो यहाँ पे पढ़ा था, एडवांस लाइफ सपोर्ट, जो मैंने रात को वीडियो बनाई है इसके अंदर हमने देखा था DPL। ये था हमारे पास यहाँ पे डायग्नोस्टिक पेरिटोनियल लिवाज। ये एक इन्वेसिव तरीका है। इसके अंदर हम क्या करते हैं, अम्बलाइकस के नीचे 3 सेंटीमीटर कट लगा के ट्यूब डालते हैं, उसके अंदर नॉर्मल सलाइन डाल के उसको सोक करके फिर वापस ले जाते हैं तो हमें पता चल जाता है। तो DPL आप कर लेंगे तो आपको एब्डोमेन के अंदर चीज़ें पता चल। थाई में अगर फीमर का फ्रैक्चर है तो फीमर के ऊपर मैंने क्या लिखा था, 1.5 लीटर लिखा था, 1.5 लीटर तक ब्लड लॉस है तो इसको आपने लिखना है। फिर आपने क्या करना है जी, प्रेशर 3 P करने हैं, प्रेशर, पैकिंग और पोजीशन। सबसे पहले अगर ये देखो ना, अगर ये मेरी टांग है खुदा ना खास्ता, ठीक है, यहाँ पे कुछ ये हो गया है तो सबसे पहले आपने क्या करना है, खून निकलना ना, मज़ा नहीं आ रहा मुझे इस तरह वीडियो में, तो अगर ये देखो, ठीक है, सॉरी फॉर दैट, मेरा कोई छोटा बहन भाई नहीं है तो मैं क्या करूँगा, अपने ऊपर ही सारी करनी। ये सपोज करे ब्लड निकल रहा है, अल्लाह ना करे, ठीक है, सिर्फ समझाने के लिए, ठीक है। जो कमज़ोर दिल के हजरात हैं वो प्लीज़ वीडियो को थोड़ी देर के लिए पॉज कर दें, फिर इसके बाद देखें। प्रेशर को डायरेक्ट आपने अप्लाई करना है, कोशिश करें थंब के ज़रिए जो है ना वो अप्लाई कर लें ओवर द ब्लीडिंग पॉइंट, ठीक है। ये वेरी गुड और इफेक्टिव मेथड है कंट्रोल ब्लीडिंग एंड एमरजेंसी सिचुएशन। नंबर 1 पे आपने ये कर लिया। फिर उसके बाद क्या करना है, आपने वहाँ पे एक ब्लीडिंग टाइम होता है और क्लॉटिंग टाइम होता है। जब आपको एक्चुअल में पता चल जाए हाँ 5 से 10 मिनट तक जो है ना वो आपने देख लिया, उसके बाद आपने पैकिंग करनी है, ठीक है। तो वो कह रहा है कि जनरलाइज्ड ऊजिंग ऑफ द ब्लड भी कभी कभार हो सकती है, तो वहाँ पे जो है ना वो हम पैक कर देते हैं। अब अगर पेट के अंदर सपोज करें हैं तो वहाँ पे पेट में हमें गॉज रख के पैकिंग करनी पड़ती है, ठीक है। लीवर की अगर है तो वहाँ पे हमने जो है ना वो बड़ी इफेक्टिव है पैकिंग वहाँ पे। फिर पोजीशन, अगर यहाँ से नीचे ब्लड जा रहा है तो मैं यहाँ से जो है ना वो इसको यहाँ से टॉर्निकेट यहाँ कुछ ना कुछ मान दूंगा। एक तो टांग को मैं एलिवेट रखूँगा, ठीक है, लटकाऊंगा नहीं क्योंकि ग्रेविटी की वजह से नीचे ब्लड आना है, तो मैं टांग को एक तो ऊपर रखूँगा और यहाँ पे फिर हम टॉर्निकेट बांध देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे वही है कि पोजीशन को एक तो रखना है ग्रेविटी के अगेंस्ट, उसके ऊपर जो है ना ब्लीडिंग पॉइंट से ऊपर एक टॉर्निकेट बांध देना है। फिर उसके बाद एड्रेनालिन होते हैं। अगर यहाँ से मेरा खून नहीं रुक रहा फिर भी प्रेशर देने के बाद भी, मैं क्या करता हूँ कि गाज के ऊपर ना एड्रेनालिन जो है ना इंजेक्शन जल्दी से तोड़ूंगा, एड्रेनालिन 2 इंजेक्शन लगा के यहाँ पे रखूँगा। एड्रेनालिन क्या है, वेजो कंस्ट्रिक्टिव है, वो जहाँ पे जो वेसल है उनको कंस्ट्रिक्ट करवा देगा। एड्रेनालिन सिम्पैथोमाइमेटिक है ना, तो वो क्या करेगा, यहाँ पे सारी की सारी जो है ना वो गाज जो है ना इसके ऊपर लगाएंगे। और अमूमन जिनके नाक से खून निकल रहा होता है ना बहुत ज़्यादा एपिस्टेक्सिस, उसके अंदर हम जो है ना एड्रेनालिन यूज़ करते हैं नाक वाली साइड पे। फिर बोन वैक्स में वो कह रहा है कि अवेलेबल ये कुछ क्रीम्स होती हैं, ठीक है, ये हम अप्लाई करती हैं। अगर हड्डी के ऊपर है तो वहाँ पे ऊजिंग ब्लड को रोक देती है। फिर डायथर्मी क्या है, हमने वो जला देना है उस वेसल को, जहाँ से वेसल जल जाएगी वहाँ से ब्लीडिंग खत्म हो। अगर आपने देखी हो कोलिसिस्टेक्टमी तो वहाँ पे जहाँ से ब्लीडिंग पॉइंट था वहाँ पे जला देते हैं, छुट छुट करके जो है ना वो जला दिया करते हैं सर्जन, वहाँ से ब्लीडिंग पॉइंट खत्म हो जाता है, तो ये हमारे पास आ जाता है। फिर सर्जिकल लाइगेशन में वो क्या है, आर्टरी फोर्सेप के जरिए हम कड़िक करके उसको पकड़ लेते हैं, ठीक है, जो कैंची सी होती है आर्टरी फोर्सेप देखी होगी आपने, उसके जरिए लाइगेट करके वहाँ से आगे से बांध देते हैं, सुचरिंग कर देते हैं। फिर थेराप्यूटिक एम्बलाइजेशन है वो बाकी रेडियोलॉजिस्ट देख लेते हैं। बाकी वो कह रहा है कि रिप्लेसमेंट ऑफ द ब्लड लॉस, तो अब जो ब्लड अब आपने रोक तो लिया है, सारा रेस्ट कर लिया, अब जो ब्लड निकल गया उसको किस तरह रिप्लेस करेंगे। तो वो क्या कह रहे हैं, हम ना ब्लीडिंग को कंट्रोल करके अगर वो क्लास 3 और क्लास 4 का है तो फिर उसके अंदर हमें जो है ना वो ब्लड देना पड़ना है, वरना हम क्रिस्टलाइड ही दे देते हैं। तो इनिशियल अगर मैं फ्लूइड थेरापी यहाँ पे बताऊँ, ठीक है, तो इनिशियल फ्लूइड थेरापी में हमने क्या करना है, नॉर्मल सेलाइन या रिंगर लैक्टेट, ठीक है, नॉर्मल सेलाइन या फिर हमारे पास जो रिंगर लैक्टेट है ना वो इसके अंदर दे देंगे तो हमारे पास जो है ना वो हमारे पास एक तो उसकी फ्लूइड जो है ना लॉस हुआ है वो किसी हद तक रिकवर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद अब कह रहा है कि फर्दर हमने जो है ना वेस्कुलर वॉल्यूम को, ये इनिशियल थेरापी है, उसके बाद हमने उसको स्टेबलाइज भी तो करना है ना, ठीक है, ताकि इंटरस्टिशियल फ्लूइड और इंटरस्टिशियल स्पेसिस में ज़्यादा ना हो। फिर वो कह रहा है कि हमने वार्म फ्लूइड जो है हल्का सा गर्म करके 1 से 2 लीटर अडल्ट में, अगर बच्चा है तो उसके अंदर 20 ml, ठीक है, बच्चों के अंदर 20 ml, अगर वो बड़ा है तो उसके अंदर 1 से 2 लीटर जो है ना वो आपने गर्म वार्म्ड सेलाइन फ्लूइड जो है ना वो आपने हमेशा देना होता है इनिशियल थेरापी के तौर पे, ठीक है। अगर वो क्लास 3 और 4 के अंदर हमारे पास हेमरेज आ रहा है तो पैटर्न क्या है, सबसे पहले आपने इनिशियल फ्लूइड थेरापी का रिस्पॉन्स पैटर्न क्या होगा, जब आपने फ्लूइड थेरापी दे दी उसका रिस्पॉन्स रैपिड हो सकता है, ट्रांजिएंट हो सकता है,
या मिनिमल या नो रिस्पॉन्स। रैपिड में क्या है, आपने यूं फ्लूइड दिया, फ्लूइड का बोलस, और वो यूं मरीज़ जो है ना हीमोडायनामिकली स्टेबल हो गया। ठीक है, तो ये मोस्टली जो है ना 20% अगर इससे कम ब्लड लॉस हो तो इसके अंदर रैपिड जो आप देती हैं तो रैपिडली जो है ना वो आपके पास मरीज़ ठीक हो जाता है। ट्रांजिट में क्या है, उसको 10 से 20 मिनट लग जाते हैं उस फ्लूइड को अडॉप्ट करने के अंदर, लेकिन वो हो जाता है। ठीक है, प्रीवियस स्टेट से उसको 10 से 20 मिनट लगेंगे, उसके बाद वो ठीक होगा। मिनिमल या नो रिस्पॉन्स मतलब आपने फ्लूइड दे दिया, जो मर्जी कर लिया, उसको कोई असर नहीं हो रहा, मतलब वो मुसलसल जो है ना वो शॉक के अंदर जा रहा है। ये कब होता है, जब बहुत ज़्यादा ब्लड लॉस हो जाए और बहुत देर करके आए हों मरीज़, तो इसके अंदर क्या होता है, उसके जो पंप्स होते हैं, ठीक है, वो हमारे पास फेल हो जाते हैं। जिन्होंने ट्रांसपोर्टर पंप्स होते हैं वो बेसिकली जो है ना वो उनकी फेलियर की वजह से हमारे पास कार्डिक इंजरी, कार्डिक टैम्पोनाट और टेंशन नीमोथोरैक्स वगैरह होने की, इसके कंडीशन के अंदर हमें इमीडिएटली सर्जरी करनी होती है और कुछ भी नहीं सोचना होता। ठीक है, ये चीज़ें होंगी। ओहो, अच्छा चलो खैर है, कोई बात नहीं। शॉक, शॉक बेसिकली क्या है, शॉक आपने देखी कि आर्टीरियल हाइपोटेंशन जो है ना वो कह रहा है कि बेसिकली व्हेन टिश्यू ऑक्सीजन डिलीवरी फेल टू मीट द मेटाबॉलिक रिक्वायरमेंट, मतलब जो टिश्यू की ऑक्सीजन डिलीवरी है, ठीक है, वो हमारे पास फेल टू मीट है, जितनी वो टिश्यू को जा रही है वो मेटाबॉलिक एक्टिविटी को, रिक्वायरमेंट को पूरा नहीं कर रही सेल की, तो क्या होगा, वो बेसिकली बंदा शॉक के अंदर जाएगा। अब इसके अंदर स्टेट इन विच प्रोफाउंड एंड वाइड रिडक्शन ऑफ अफेक्टिव परफ्यूजन लीड टू इरिवर्सिबल एंड इवन इफ प्रोलॉन्ग इरिवर्सिबल सेल इंजरी हो जाएगी। अगर ये लंबे अरसे तक उसकी हाइपोपरफ्यूजन हुई तो वो इरिवर्सिबल जो है ना वो इंजरी हमारे पास करवा देगा। ठीक है, इसके अंदर वो कह रहा है कि बाकी सेलुलर वेस्ट जिस सारे के सारे जो हमारे पास निकल जाएंगे, इसके अंदर इंजरी होगा, आर्गन फेलियर और फिर एट दी एंड डेथ होगा। ठीक है, अब यहाँ पे वो कह रहा है कि हमारे पास क्या हो सकता है, सेलुलर एक्सकीमिया, सेल के लेवल के ऊपर एक्सकीमिया होगा, ऑक्सीजन जो है ना वो एरोबिक मेटाबॉलिज्म से एनएरोबिक के ऊपर शिफ्ट हो जाएगी। ठीक है, वहाँ पे फिर क्या होगा, लैक्टिक एसिड जमा होना शुरू हो जाएगा। तो शॉक के अंदर फिर क्या होगा, हमारे पास लैक्टिक एसिडोसिस एक बड़ा ख़तरनाक है हमारे पास, जो कि हमारे पास वजह क्या है, सेल ने अपनी जो एरोबिक रिस्पायरेशन थे उसको एनएरोबिक के ऊपर शिफ्ट किया ताकि वो एटीपी बना सके। तो इसके दौरान जो लैक्टिक एसिड बाई प्रोडक्ट बनता है वो जमा होता जाएगा और लैक्टिक एसिडोसिस की निशानी है। साथ में उसके जो है ना वो कह रहा है हाइपोपरफ्यूजन ऑफ सेल की वजह से हमारे पास जो न्यूट्रिशन है सेल को वो बहुत हद तक कम हो जाएगी। एटीपी जो है ना उसकी प्रोडक्शन कम होगी, जिसकी वजह से हमारे पास सोडियम पोटाशियम पंप जो है ना वो हमारे पास बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगे। ठीक है, जो कि एटीपी के ऊपर जाते हैं ना जी, 3 सोडियम बाहर 2 पोटाशियम अंदर, वो सारा रुक जाएगा, लाइसोसोमल डिस्ट्रप्शन हो जाएगी। ठीक है, इंजाइम मर जाएंगे। जब वो ये सारा होगा तो वहाँ पे जो है ना इन्फ्लामेटरी मीडिएटर्स आएंगे, जिसके अंदर TNF ट्यूमर नेक्रोटिक फैक्टर अल्फा है, इंटरल्यूकन 1B है, ये आके मज़ीद सोने पे सोगा करेंगे। साथ में कुछ बैक्टीरियल एंटीजीन्स आ जाएंगे, वो इस शाक को मज़ीद जो है ना, मतलब यूँ कह रहे हैं कि ग्राम नेगेटिव जो बैक्टीरिया है ना वो बड़ी जल्दी आती हैं इस केस के अंदर, और वो साथ में अपनी मैक्रोफेजेस लेके आते हैं, वो खाना पीना अपनी पार्टी शुरू कर देते हैं। तो इस पार्टी के दौरान बंदे के सेल जो है ना वो बिल्कुल ही तबाह हो जाते हैं। ठीक है, अब जब फ्री रेडिकल जो है ना वो हम कब बनते हैं इसके अंदर, एक यहाँ पे है इस्कीमिया रीपरफ्यूजन सिंड्रोम, ये बड़ा पूछा जाता है। अब इस केस के अंदर हमने क्या करना होता है, शॉक को रिकवर करना है तो आहिस्ता आहिस्ता रिकवर करना। अगर आप रैपिड जो है ना हाइपर परफ्यूजन करेंगे सेल और आर्गन की, तो वो क्या करवाएगा, डायरेक्ट इफेक्ट हाइपोक्सिया के ऊपर, वो एक्टिवेशन करेगा इन्फ्लामेटरी मीडिएटर्स की। ठीक है, वो कहेंगे ये कोई और ही चीज़ है, तो उसके खिलाफ वो फ्री रेडिकल जो है ना बनाना शुरू कर देंगे। ठीक है, और वो फ्री रेडिकल मज़ीद जो है ना उसको परफ्यूजन के अंदर हाइपर परफ्यूजन में ले जाएंगे। ठीक है, तो इस वजह से हमने शॉक को आराम आराम से रिकवर करना होता है, हाइपर परफ्यूजन हद से ज़्यादा नहीं करनी है, एक हद तक आपने करनी होती है। ठीक है, वरना क्या होगा, हमारे पास फ्री रेडिकल जो है ना वो बन जाएगी। इस सिंड्रोम को हम कहते हैं हाइपर रीपरफ्यूजन फ्री रेडिकल इंजरी, या इसको हम कहते हैं इस्कीमिया रीपरफ्यूजन सिंड्रोम। ठीक है, तो इस्कीमिया रीपरफ्यूजन सिंड्रोम हमारे पास होती है। ठीक है, ये हमारे पास हो जाएगी। अब यहाँ पे वो कह रहा है कि कुछ अफेक्ट्स है शॉक के, ये आ जाता है कभी कभी, तो सारे ही सिस्टम इफेक्ट होते हैं, दिमाग, गुर्दे, सांस, दिल, GIT। ठीक है, और ये तो पक्के हैं ना। दिमाग के ऊपर क्या होगा, कोमा में चला जाएगा, बताने की लिखने की कोई ज़रूरत है मुझे, बताओ। कोमा में चला जाएगा, कन्फ्यूजन में चला जाएगा, डिलीरियम में चला जाएगा। रीनल में क्या है, रीनल में हाइपो परफ्यूजन होगी, खून कम जाएगा, जिसकी वजह से हमारे पास क्या होगा, रेनिन एंजियोटेंसिन रास सिस्टम एक्टिवेट होगा। वो क्या करेगा हमारे पास, ठीक है, वो एक तो ब्लड प्रेशर को बढ़ाना शुरू कर देगा। साथ में ओलिग यूरिया, पेशाब कम आएगा। एन यूरिया
वक्त आएगा पेशाब ख़त्म हो जाएगा। और एक्यूट रीनल फेलियर ARF एक्यूट रीनल फेलियर हमारे पास हो जाएगा। क्रिएटिनिन का लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, पोटाशियम का लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, ठीक है, मेटाबॉलिक एसिडोसिस होगा। फिर रेस्पिरेटरी में क्या होता है हमारे पास, रेस्पिरेटरी में हाइपोक्सिया और एसिडोसिस होगा, एक्यूट लंग इंजरी हो जाएगी। कार्डियोवास्कुलर में क्या होगा, कोरोनरी ब्लड फ्लो बहुत कम होगा, दिल को बहुत ब्लड कम जाएगा, कंटेक्टिलिटी कम होगी, कार्डिक आउटपुट कम होगी, साथ में वो कह रहे हैं हमारे पास एसिडोसिस हो जाएगी और हाइपोक्सिया हो जाएगी, अरिथमिया। GIT में क्या है हमारे पास, स्प्लेंजिक हाइपोपरफ्यूजन हो जाएगी, स्ट्रेस अल्सर इसके अंदर बड़े होंगे, ठीक है। जब ऑक्सीजन नहीं होती तो वहाँ पे अल्सरेशन शुरू हो जाती है, तो स्ट्रेस अल्सरेशन जो है ना वो हमारे पास होगी, और वहाँ पे बैक्टीरिया जो है ना वो हमारे पास ब्लड स्ट्रीम के अंदर आएंगे, ठीक है। बाकी वो कह रहे हैं कि सिवियरिटी जो है ना वो शॉक की हम उसके ऊपर डिपेंड करती है कि माइल्ड है, मॉडरेट है या सिवियर है। कुछ शॉक होते हैं कंपनसेटेड शॉक, कुछ होते हैं नॉन कंपनसेटेड या डीकम्पनसेटेड। कंपनसेटेड में क्या है, कार्डियोवैस्कुलर एंडो क्राइन कंपनसेटरी रिस्पॉन्स आना शुरू हो जाता है, प्री लोड और फ्लो ऑफ द लंग किडनी ब्रेन की तरफ दोबारा ठीक हो जाया करता है, ठीक है। इसके अंदर जो हमारे पास मेटाबॉलिक एसिडोसिस है वो हमारे पास जो है ना वो हो जाती है, लेकिन वो बाद में हम उसको कंपनसेट कर लेते हैं। डीकम्पनसेटेड में क्या है, अगर हमने इसको नहीं दिया तो रिनल, रिस्पिरेटरी और CVS तबाह बर्बाद हो जाएंगे, ठीक है। जिसके अंदर हमारे पास क्या होता है, माइल्ड होता है, मॉडरेट होता है और सिवियर होता है। माइल्ड में हमारे पास क्या है, अगर माइल्ड डीकम्पनसेटेड शॉक है, हल्का सा है, थोड़ी परेशानी होगी, यूरिन आउटपुट थोड़ा सा बिल्कुल कम होगा। मॉडरेट में क्या, उसका पेशाब जो है ना वो 0.5 ml/h से भी कम हो जाएगा, पर kg/h से कम होगा, तो ये मॉडरेट डीकम्पनसेटेड शॉक है। सिवियर में क्या होगा, उसको बिल्कुल ज़ीरो पेशाब है, ज़ीरो यूरिन आउटपुट, तो ये हमारे पास सिवियर शॉक है। कोई है इसके अंदर मुश्किल। लास्ट पे हमारे पास है क्लासिफिकेशन। अजान हो रही है, बाकी अजान के बाद ओके जी, अगेन वेलकम। तो क्लासिफिकेशन है लास्ट पे हमारे पास शॉक की बस ख़त्म करने लगे हैं। हाइपोवोलेमिक, डिस्ट्रीब्यूटिव, कार्डियोजेनिक, ऑब्स्ट्रक्टिव, एंडोक्राइन। ये आपने फिजियोलॉजी के अंदर सेकंड ईयर या फर्स्ट ईयर के अंदर, ठीक है, ये क्लासिफिकेशन ऑफ शॉक भी थी उसके अंदर, ठीक है। अब देखो हाइपोवोलेमिक में क्या है, ये एक मैं सिंपल सी आपको डायग्राम बता देता हूँ। दिल है, दिल से ये नालियाँ जा रही हैं सारी की सारी। हाइपोवोलेमिक में ये जो खून है यही कम है, तो इसकी वजह से जब बाकी हर चीज़ ठीक है, खून ही कम है, तो हमारे पास क्या होगा, हाइपोवोलेमिक शॉक है। डिस्ट्रीब्यूटिव में हमारे पास खून भी है हर चीज़, लेकिन वो डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर पा रहा, कहीं पे ब्लॉकेज है। कार्डियोजेनिक में ना ब्लॉकेज है ना ब्लड कम है, दिल के ऊपर मसला है, जो उसका मेन काम है वही नहीं कर रहा। ऑब्स्ट्रक्टिव में क्या है, कहीं पे जो है ना वो हमारे पास ऑब्स्ट्रक्शन हो चुकी है। एंडोक्राइन में क्या, कोई एंडोक्राइनोलॉजी का मसला है, वो देखते हैं हम। अच्छा, हाइपोवोलेमिक में क्या है, मोस्ट कॉमन जो है ना वो काज शॉक की यही है हमारे पास, अगर कोई पूछ ले। इसके अंदर हमारे पास क्या होता है, हेमरेज में ट्रॉमा, सर्जरी, GIT या रेट्रोपेरिटोनियल हेमरेज हमारे पास इसके अंदर मोस्टली देखे गए हैं। उनके अंदर किसी को चोट लगी है या बहुत सर्जरी होगी या एक्सटेंसिव या GIT में या रेट्रोपेरिटोनियल में, फ्लूइड को जो है ना वो बहुत ज़्यादा डिप्लीट हो जाता है इसके अंदर, ठीक है। तो फ्लूइड डिप्लीशन में एक तो हो सकता है, या फिर हमारे पास देखो ना, या तो चोट लगी है तब ब्लड निकल गया है, या फिर उसको जो है ना वो सर्जरी हुई है या रेट्रोपेरिटोनियल, या फिर क्या है उसको आग लग गई है। बर्न के केस के अंदर क्या हो, फ्लूइड उसका लॉस हो जाता है, तो हाइपोवोलेमिया में जाएगा ना वो बर्न वाला, ठीक है। उसको बहुत ज़्यादा डायरिया हो गया, डायरिया में क्या फ्लूइड लॉस हुआ है, हाइपोवोलेमिया हो जाएगा। वोमिटिंग है, उसके प्रोजेक्टाइल वोमिटिंग, हाथ जो खाता निकाल देता है, हाइपोवोलेमिक शॉक। फिर थर्मल इंजरी है, तो इसके अंदर भी हाइपोवोलेमिक शॉक है, ठीक है। तो इसके अंदर वो यही कह रहा है कि हमारे पास लॉन्ग बोन का अगर फ्रैक्चर है, सपोज जिस तरह मैंने कहा कि पेल्वस में 2 टेस्टिस लगे हुए हैं, तो 2 लीटर ब्लड पेल्वस से निकला, सॉरी फॉर माय निमोनिक। फीमर में हमने कहा था 1.5 लीटर निकलता है, टिबिया में और ह्यूमरस में 750 ml निकलता है। अगर वहाँ की इंजरी है तो हाइपोवोलेमिक शॉक हो जाएगा, ठीक है। रुक जाओ यार, ठीक है। तो ये हमारे पास एक कंडीशन मैंने आपको बता दी है, ठीक है। बाकी वो कह रहा है कि हमारे पास 1/5 और मोर ऑफ द नॉर्मल ब्लड वॉल्यूम प्रोड्यूस, अगर पूरे ब्लड का 1/5 निकलेगा तब जाके हमारे पास जो है ना वो हाइपोवोलेमिक शॉक होगा। तो ये एक MCQ है आपका। इनिशियल मैनेजमेंट क्या करेंगे, आपने जो ट्रॉमा है उसको ट्रीट करो, और जो ब्लीडिंग पॉइंट है उसको रोक के सारा बैंडेज शेंड करके, फिर साथ ही आपने ABCD एयरवे, ठीक है, प्लस सर्वाइकल स्पाइन प्रोटेक्शन, B से ब्रीथिंग और वेंटिलेशन, C से हमारे पास क्या है सर्कुलेशन एंड हेमरेज कंट्रोल,
ठीक है। डी से डिसेबिलिटी को कंट्रोल करना है, और ई से हमारे पास इन्वायरमेंटल और एक्सपोजर, वो सारे के सारे हमने इसके अंदर देखना है। सिर्फ एयर वे ब्रीथिंग सर्कुलेशन ना बोलना, पूरा पूरा बोलना है आपने, जिस तरह मैंने लास्ट ATLS के अंदर बताया ना आपको निमोनिक। मैंने कहा था कि AC में बीवी को बिठा के चौधरी साहब ही कर रहा है, तो ठीक है। तो मतलब एयरवे विद सर्वाइकल स्पाइन प्रोटेक्शन, बी से हमारे पास ब्रीथिंग विद वेंटिलेशन, सी है चौधरी मतलब हमारे पास क्या था, सी से यार मुझे खुद ही सर्कुलेशन और हेमरेजिक कंट्रोल था, और डी से हमारे पास क्या था, डिसेबिलिटी और न्यूरोलॉजिक, और ई से एक्सपोजर, और वहाँ पे हमारे पास था, ठीक है। डॉन AC में बीवी को बिठा के चौधरी डॉन बना हुआ, डिसेबिलिटी और न्यूरोलॉजिकल डेफिशिएंट, और ई कर रहा है इन्वायरमेंटल एक्सपोजर, वो सारे आपने इसके अंदर देख लेना है, ठीक है। तो इसमें कोई मुश्किल नहीं है, ABCD मैनेजमेंट करेंगे, एक्सपोजर है वहाँ से रिमूव कर देंगे उसको, सारी की सारी चीज़ें ठीक हो जाएंगी, ठीक है। जहाँ पे उसने यही सारी बातें लिखी हुई हैं, ये देखो, ठीक है सर। एयरवे में वो यही कह रहा है कि हमने उसका जो है ना वो ABCD मैनेजमेंट करना है, एयरवे ATLS प्रोटोकॉल के जरिए हमने पढ़ लिया। सर्कुलेशन में हमने इंट्रावीनस एक्सेस, IV एक्सेस देख लेनी है, ठीक है। 2 लार्ज IV कैनुला जो है ना उसको इंसेक्ट करने हैं, डायरेक्ट एक्सटर्नल, बाकी वो बच्चों वाली बात है। एग्रेसिव फ्लूइड थेरेपी देनी है, ठीक है। पहले कह रहा है कि वेजोप्रेसर और आइनोट्रोपिक एजेंट जो है ना वो हमने शुड बी अवॉइडेड बिफोर रिस्टोरेशन ऑफ द इफेक्टिव सर्कुलेशन। पहले हमने वॉल्यूम देना, उसके बाद हमने आइनोट्रोपिक एजेंट देने, ताकि जो वॉल्यूम निकल रहा है, ठीक है। और हमने कह रहा है कि अगर ब्लीडिंग हो रही है तो उसी दौरान आपने वॉल्यूम नहीं देना। ये ना हो कि इधर से खून निकल रहा है, उधर से आप जो है ना वो ड्रिपे ठोक रहे हो, पहले खून को रोकना है, वरना अगर इसी दौरान खून भी निकल रहा है, ड्रिपे भी ठोक रही है, तो वो मज़ीद ख़तरनाक हो सकता है। जितना डालेंगे उतना निकलता जाएगा, उससे बल्कि ज़्यादा ही फुवारे से निकलेगा। डिसेबिलिटी में यही कह रहा है कि बेस्ट मोटर पेपिली GCS जो है ना वो आप उसका ग्लास्कोकोमा स्केल जो है ना वो अब देखेंगे, एक्सपोजर में उसकी जो है ना प्रायोरिटी कर लेंगे। बाकी यहाँ पे देख लो, गैस्ट्रिक डायलिटेशन डिकम्प्रेशन हो गया, यूरिन कैथेटराइजेशन, पेशाब की नाली उसको लगा देंगे। ABCD को मैनेज कर दिया G में, गैस्ट्रिक डायलिटेशन कंप्रेशन, और U से हमारे पास है यूरिनरी कैथेटराइजेशन। बाकी डिस्ट्रीब्यूटिव शॉक में क्या है कि ये सेकंड मोस्ट कॉमन शॉक है। डिस्ट्रीब्यूशन मतलब डिस्ट्रीब्यूशन में मैंने कहा ना मसला है, ठीक है। तो वहाँ पे क्या पुअर वेस्कुलर टोन है, उसकी वेसल जो है वो कभी ज़्यादा से ज़्यादा ढीली ढाली है, तो जो फ्लूइड जा रहा है नॉर्मल फ्लूइड वो यहीं पे खड़ा रह गया, ठीक है। तो जिस तरह पानी का पाइप होता है, अगर वो ढीला डाला हो तो वहीं पे डिस्ट्रीब्यूशन में कहीं से लीक हो जाए, तो वो यही है ना कि वहाँ पे हाई कार्डिक आउटपुट होगा, इनएडुकेट आफ्टर लोड होगा, हाइपोटेंशन। अब इसकी काजेज़ क्या हैं डिस्ट्रीब्यूटिव की, क्यों ये ढीली डाली हुई है वेसल? हो सकता है कोई इन्फेक्शन हो, सेप्टिक हो सकता है, एनाफाइलैक्टिक, अगर किसी को एलर्जी है तो उसमें क्या होता है, तड़फड़ बन जाती है। तड़फड़ क्यों बनते हैं? वहाँ पे सारी चीज़ें खुल जाती हैं ईजीली, ठीक है। फिर हाई स्पाइनल कॉर्ड इंजरी जो है ना, इसके अंदर हमने देखा है एंडोक्राइन में एड्रीनल क्राइसिस है, या फिर टॉक्सिक में नाइट्रोप्यूरोसाइड वगैरह हमारे पास होता है। एड्रीनल क्राइसिस, न्यूरोजेनिक शॉक, ईजी हो गया, ये सारा इंपॉर्टेंट है सारा, ठीक है। बाकी वगैरह सेप्टिक शॉक में हमारे पास वेजोडाइलेट, अब इसी को जो है ना वो एक्सप्लेन करने लगा कि हमारे पास सेप्टिक में जो है ना वो कोई भी ओवरलाइंग सिस्टमिक इन्फेक्शन जो है ना वो हमारे पास सेप्सिस हो जाएगा ऑक्सीजन की वजह से। वो कह रहा है कि ब्लड प्रेशर सिस्टोलिक लेस देन 90 होगा, ठीक है। बाकी 60 mm अब है जी तक कितना ज़्यादा हाइपो परफ्यूजन में चला गया है। बाकी कह रहा है मोर्टेलिटी सेप्सिस में अगर 30 से 50 ग्राम नेगेटिव में बैक्टीरिया के नाम ई कोलाई, प्रोटीज, क्लेब्सिला, सारी माइक्रोबायोलॉजी है, कुछ भी नहीं है। ट्रीटमेंट में क्या है, मैंने ट्रीटमेंट में वो यही है कि हमने सारी करनी है, हीमोडायनामिक सपोर्ट देना है, और इसके अंदर ट्रीटमेंट की आइडेंटिफिकेशन कर लेनी है सारी, कुछ भी नहीं मुश्किल। फिर हीमोडायनामिकली सपोर्ट में हमने क्या करना है, इसी को अब एक्सप्लेन कर रहा है कि हमने जो है ना वो क्रिस्टलाइड फ्लूइड दे देनी है इंट्रावेस्कुलर वॉल्यूम को रिस्टोर करने के लिए। सब्सटेंशियल अमाउंट ऑफ द क्रिस्टलाइड देना चाहिए, हार्ट की रिससिटेशन करनी है, बाकी ये सारी बातें, ठीक है। बाकी कह रहा है सेंट्रल वीनस प्रेशर 8 से 12 mm जी, मीन आर्टीरियल प्रेशर 65, यूरिन आउटपुट 0.5 ml पर kg। हमारा गोल जो पहले 6 घंटों में अचीव करना है ना वो ये है। सेंट्रल वीनस प्रेशर हमने 8 से 12 mm तक, मीन आर्टीरियल 65 इससे अबव होना चाहिए, यूरिन आउटपुट 0.5 ml या इससे ज़्यादा होनी चाहिए पर आवर के अंदर, ठीक है। सेंट्रल वीनस प्रेशर में बाकी ये बताइए, रेजिस्टेंस हाइपोटेंशन हो सकती है अगर वो 30% से ज़्यादा लॉस हो गया। वेजो प्रेशर जो एपिनेफ्रीन और नॉर एपिनेफ्रीन जो है ना, डोपामीन विद हाई डोज हमेशा देनी है, ठीक है। दीज आर एजेंट विच प्रोवाइड वेजो कंस्ट्रिक्शन एंड इंक्रीज दी ब्लड वॉल्यूम, क्योंकि वो वेसल कंस्ट्रिक्ट करेंगे, जो फिर ढीली ढाली वेसल है वो कंस्ट्रिक्ट करना शुरू हो जाएंगे, और वहाँ पे वेसल सारा ठीक हो जाएगा, ठीक है। बाकी नार एपिन मतलब सिम्पैथोमाइमेटिक चीज़ें जो है ना वो देंगे एडिशनल के तौर पर, जो मेंटेन कर देती हैं। बाकी वेजो प्रेशर में वो कह रहा है कि ऐड करेंगे नार एपिनेफ्रीन के साथ, तो हमारे पास जो है ना मीन आर्टीरियल प्रेशर जो डिक्रीज हो रहा है वहाँ पे देख लेंगे। डोपामीन वो कह रहा है हमने लो डोज जो है ना वो हमने कभी नहीं देनी, क्योंकि वो वेजो डायलेशन करवाएगी, तो डोपामीन की हमेशा हमने हाई डोज देनी होती है। बाकी दिल को सपोर्ट करने के लिए डोब्यूटामीन दे देंगे, ठीक है, जो कि 20 मिलीग्राम जो है ना वो पर kg पर के हिसाब से है। कोई बच्चों वाली बात है, सारी आपकी फार्माकोलॉजी है इसके अंदर।
कॉर्टिकोस्टेरॉइड दे देंगे ताकि ताकत आए, थोड़ी सी वेजो प्रेशर और उसकी अच्छी स्टेबिलिटी हो जाए, ठीक है। आइडेंटिफिकेशन में वो कह रहे हैं हमने एंटीबायोटिक, सेप्सिस है तो एंटीबायोटिक्स दे देंगे साथ में, सेप्टिक शॉक से बचाना है, ठीक है। तो हम कल्चर लेके देखेंगे कौन सा बैक्टीरिया फंसा हुआ है वहाँ पे, ठीक है। फिर कार्डियोजेनिक मतलब दिल का ऊपर मसला है, दिल पंप नहीं कर पा रहा, बता दिया मैंने सारी बात। मायोकार्डियल इंजरी हो सकती है, मायोकार्डियोपैथी हो सकती है, वहाँ से इन्फ्रैक्शन। ऑब्स्ट्रक्टिव में कोई कार्डिक टेम्पोनेट है, नीमोथोरेक्स है, एम्बोलाइजेशन है, मतलब कोई भी इम्बोलस जाके ऑब्स्ट्रक्शन कर रहा है। कंस्ट्रक्टिव पेरिकार्डाइटिस या हाइपरट्रॉफिक कार्डियोमायोपैथी, शॉक जो है ना वो हमारे पास वही है। कास्टिव फैक्टर इसके यही हैं। एंडोक्राइन में क्या होता है, एड्रीनल इनसफिशिएंसी या हाइपोथायराइड या हाइपरथायराइड, ठीक है। तो गले का हाइपो या फिर गुर्दे के ऊपर जो है ना एड्रीनल इनसफिशिएंसी, ये दो चीज़ें जो है ना एंडोक्राइन शॉक में करनी है। फिर लास्ट में इसने दिया हुआ मॉनिटरिंग ऑफ द पेशेंट विद शॉक, जो पेशेंट आया हुआ उसको किस तरह मॉनिटर करना है। कभी कभार पूछ लेते हैं हार्ट रेट, उसकी ऑक्सीजन हो गया, इन्वेसिव ब्लड प्रेशर, तो आप क्या करते हैं, बीपी हो गया, पल्स हो गया, ऑक्सीजन सेचुरेशन, पल्स ऑक्सीमीटर लगा दो उसको, सिंपल सी है। मिनिमम मॉनिटरिंग हो सकती है, एग्रेसिव हो सकती है, और हमारे पास मॉनिटरिंग ऑफ द टिश्यू पर भी। मिनिमल में आप उसका दिल, ऑक्सीजन सेचुरेशन, ब्लड प्रेशर और पर घंटे के अंदर जो पेशाब निकल रहा है उसको हम मॉनिटर करते हैं, इसे कहते हैं मिनिमल मॉनिटरिंग। अग्रेसिव में क्या है, सेंट्रल वीनस प्रेशर, इन्वेसिव ब्लड प्रेशर और कार्डिक आउटपुट देखनी है। और टिश्यू परफ्यूजन में क्या, पीएच, लैक्टेट, बाकी वीनस सेचुरेशन, वो सारी की सारी देख लेंगे। एंड पॉइंट ऑफ रिससिटेशन में कह रहे हैं ट्रेडिशनली जो पेशेंट होते हैं दे आर अचीव नॉर्मल पल्स हो गया, प्रेशर हो गया, यूरिन आउटपुट हो गया, बाकी वो यही कह रहा है कि एंड पॉइंट रिसर्च। बस सब करने के बावजूद भी जो है ना सेल लेवल के ऊपर हमारे पास इंजरी है, इसे हम कहते हैं एंड पॉइंट ऑफ रिससिटेशन। मतलब हमने अब सेल टिश्यू परफ्यूजन ठीक कर ली, लेकिन सेल के लेवल के ऊपर अभी भी जो है ना हमें ख़तरा है, ठीक है। इसके साइड इफ़ेक्ट बहुत ख़तरनाक हो सकते हैं, वो इवन यूरिन आउटपुट और वो सारी ठीक है, लेकिन फिर भी सेल के लेवल के ऊपर खतरा है, तो मोर्टेलिटी और इन्फेक्शन जो है ना वो 3 टाइम्स ज़्यादा हो जाता है ऐसे पेशेंट में। जो एंड पॉइंट में हम वाइटल, यूरिन आउटपुट, बैक्टीरिया, ठीक है, कार्डिक आउटपुट, गैस्ट्रिक और एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट जो है ना हो जाएगी। लैक्टेट में कह रहा है कि क्योंकि सेल एरोबिक से एनारोबिक के ऊपर, शाक के ऊपर शिफ्ट हुए, तो वहाँ पे हमारे पास एनारोबिक रिस्पायरेशन में लैक्टिक एसिड बहुत ज़्यादा, किडनी में वो कह रहा है 30% ऑफ लैक्टेट बॉडी अपटेक करता है। बाकी ड्यूरेशन और सिवियरिटी ऑफ शॉक, जितना लैक्टेट का लेवल ज़्यादा होगा उतना सिवियर शॉक होगा, सिंपल सी बात है। बेस डेफिसिट में अमाउंट ऑफ बाइकार्बोनेट इन मिलीमोल रिक्वायर्ड होगा, ठीक है। अब हमने बेस डेफिसिट किस तरह करना है कि हमने अमाउंट ऑफ बाइकार्बोनेट जो है ना वो कैलकुलेट करनी है। नॉर्मल बाइकार्बोनेट कितनी है और जितनी आपने उस पेशेंट में मेजर की है उसका मल्टीप्लाई करना 0.2 से, और जितना पेशेंट का भी वेट चल रहा है उसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास होगा। इसको भी हमने माइल्ड बेस डेफिसिट के अंदर किया, मॉडरेट के अंदर किया, सिवियर के अंदर। माइल्ड अगर 3 से 5 मिली मोल पर लीटर हो बेस डेफिसिट तो माइल्ड है, अगर 6 से 14 तो मॉडरेट है, अगर 15 से ऊपर है तो वह सिवियर है। हमारे पास वही कह रहा है कि 15 में ट्वाइस हो जाती है। बाकी कुछ ये है कि हाइपोटेंसिव रिससिटेशन में प्रीमेंसिव, ये बच्चों वाली बात है, इस खुद भी आप पढ़ सकते हैं कि हमने जो है ना वो ब्लड प्रेशर और बिलो द यूनिट हो गया, हीमोडाइलेशन, क्लॉट डिसलोकेशन और डिक्रीज अर्ली अग्रेसिव फ्लूइड रिससिटेशन जो है ना अगर हम करेंगे तो वो हीमोडाइलेशन कर सकती है, क्लॉट डिसलॉज कर सकती है, या डिक्रीज प्लेटलेट कर सकती है। तो इतनी जल्दी भी आपने फ्लूइड ज़्यादा नहीं देने, अगर पेशेंट बर्दाश्त कर सकता है तो प्रीमेंसिव हाइपोटेंशन जो है ना वो मे डिक्रीज दी क्लॉट डिस्ट्रप्शन। तो इस वजह से वो कह रहा है कि करंट जो एविडेंस है ना वो हमें यही सजेस्ट करते हैं कि मॉडरेटली हाइपोटेंशन के अंदर आपने जो है ना वो 30 मिनट जो है ना उसके अंदर जो है ना अगर टॉलरेट कर रहा है ट्रॉमा को विदाउट प्रोग्रेशन, अगर उसको कोई एंड ऑर्गन इंजरी नहीं हो रही तो 30 मिनट तक जो है ना वो आप आराम आराम से जो है ना उसको ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरी जो है ना वो इंडिकेट है, तो फिर आपने इंतज़ार नहीं करना होता। अगर उसको दिमाग और वो इंजरी नहीं है तो फिर आराम से आप उसको 30 मिनट के अंदर फ्लूइड दे देंगे, ठीक है, ताकि उसका मीन आर्टीरियल प्रेशर जो है ना वो सारे का सारा हो जाए। अगर उसको दिमाग और ट्रॉमेटिक इंजरी है फिर आप वेट नहीं करते। डैमेज एंड कंट्रोल सर्जरी में सीरीज़ ऑफ ऑपरेशन हम करते हैं, हमें देखना है कि मरीज़ आया है उसको जो है ना वो ख़तरा है, ठीक है, ना खोला तो मर जाएगा, खोलेंगे तो वो उसका पेट वगैरह चेक करेंगे तो हमें पता चलेगा। यही है डैमेज कंट्रोल सर्जरी हमने करनी होती है। तो इसके अंदर क्या करती हैं, पहले डैमेज कंट्रोल सर्जरी करते हैं, फिर उसको रिससिटेट करते हैं, उसके बाद डेफिनेटिव रिपेयर करते हैं, ठीक है। तो यही कह रहा है कि पेशेंट एबिलिटी टू टॉलरेट द फिजियोलॉजिकल कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ इंजरी एंड रिपेयर। इन डैमेज कंट्रोल सर्जरी में क्या होता है, ये एक लाइफ सेविंग प्रोसीजर है जिसके अंदर हमने उसके बाद जो है ना वो रिससिटेट करना होता है। पहले हमने सर्जरी करनी है लाइफ सेविंग सर्जरी, डैमेज कंट्रोल सर्जरी, उसके बाद हमने रिससिटेट करना है, फिर हमने डेफिनेटिव रिपेयर करना है। तो इनिशियल में क्या करना है, लेप्रोटमी कर दोगे, जो ऑन गोइंग ब्लीडिंग है और कंटामिनेशन है उसके ऊपर हमारा फोकस है। नंबर सेकंड पे आपने रिससिटेट करना है। यहाँ पे हमने क्या किया, लाइफ से डैमेज कंट्रोल सर्जरी की, ठीक है, लेप्रोटमी के ज़रिए। उसके बाद रिससिटेट किया, उसको आईसीयू में शिफ्ट करके वहाँ पे सारी करिए। उसके बाद थर्ड स्टेप पे आप जो है ना लेप्रोटमी करके जहाँ जहाँ डिफेक्ट हैं अब आपने जो है ना ऑपरेशन थिएटर के अंदर ले जाकर उसको रिपेयर करना है। शुरू में रिपेयर नहीं करना है, सबसे पहले डैमेज कंट्रोल, फिर रिससिटेट, और एंड पे आपने जो है ना वो उसको लेप्रोटमी जो भी अब एक्चुअल में है
बाकी लास्ट में वो कह रहा है हमारे पास कुछ डैमेज कंट्रोल रिससिटेशन में कह रहा है कि एंटीसिपेटेड ट्रीट दी एक्यूट ट्रॉमेटिक इंजरी होगा, प्रोग्रेसिव हाइपोटेंशन अंटिल हेमरेज जो कि लिमिट क्रिस्टलाइट करने हैं डैमेज कंट्रोल से जी। बाकी ट्रॉमेटिक ट्राइएड ऑफ द डेथ में हमारे पास क्या है, लीथल ट्राइएड में तो एक ये ट्राइएड वो कह रहा है लीथल ट्राइएड ये है अगर किसी को एसिडोसिस हो जाए, हाइपोथर्मिया सर्दी लग जाए, और लास्ट पे एक नंबर थर्ड स्टेप है हमारे पास कोआगुलोपैथी, खून जो है ना वो हमारे पास सारे का सारा जमना शुरू हो जाए, एसिडोसिस, कोआगुलोपैथी और हमारे पास हाइपोथर्मिया सर्दी, एसिड और कोआगुलोपैथी होना शुरू हो जाए। तो ये हमारे पास इसे हम कहते हैं लीथल ट्राइएड या ट्रोमेटिक। ये बच्चों वाली बात है, सिर्फ बताने वाली है, इसमें समझाने वाली कोई बात ही नहीं है। हाइपोथर्मिया एसिडोसिस जो है ना वो हो जाएगा, कोआगुलेशन जो फैक्टर वो कहता है कि कोआगुलोपैथी करवा देंगे, इसकी वजह से हमारे पास हाई मोर्टेलिटी रेट होती है। बाकी सेंट्रल वीनस लाइन आपने देखी हो शायद, अमूमन अगर आप डायलिसिस सेंटर जाएँ ना तो वहाँ पे गर्दन के ऊपर एक ना ट्यूब सी लगी होती है। अभी मेरे पास दूसरा मोबाइल नहीं है वरना मैं आपको दिखाता कि उसकी गर्दन के ना साइड के ऊपर 50 डिग्री पे रोटेट करके इसके गर्दन इस जगह पे कर सकते हैं, या उसकी टांग के ऊपर फेमरल वेन के ऊपर हम डाल सकते हैं, या फिर हम सबक्लेवियन जो हमारे पास है ना वेन उसके अंदर डाल सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, ये सारा आपका हाउस जॉब का है, सिर्फ आपने ये एक दफ़ा वीडियो अगर देख लेंगे तो वेल एंड गुड, वरना देख लो कि उसको सीधा लेटाते हैं पेशेंट को स्पाइन पोजीशन में, उसको कहते हैं गर्दन 15 डिग्री के ऊपर मोड़े, फिर उसकी नेक वेन जो है ना वो हमारे पास खींची जाती हैं तो हमें पता चल जाता है कि ठीक है। अब इससे हमने एयर एम्बोलिज्म हवा अंदर नहीं जाने देनी, ठीक है। अगर सर्वाइकल स्पाइन इंजरी है तो फिर हम इस पेशेंट के अंदर कभी भी ये नेक वाला नहीं प्रोसीजर कर पाते। वो कहता है हमने सबसे पहले क्या करना है, गर्दन के ऊपर जो है ना वो क्लीन करना है, ठीक है। वहाँ पे एरिया जो है ना वो लोकल एनेस्थीसिया या हल्का सा टीका लगा दें ताकि मरीज़ को दर्द ना हो, ठीक है। फिर कहना कि लार्ज कैलिबर नीडल जो है ना वो हम इसके अंदर जो है ना हमारे पास एक नीडल होती है उसकी गर्दन के यूं करके जो है ना वो हम अंदर डालते हैं। इसके अंदर 12 ml सिरिंज होती है विद 0.5 ml नॉर्मल सिलाइन होता है। बाकी वगैरह अल्ट्रासाउंड हम इसके गाइडेड के ज़रिए हम डालते हैं कि आया कि ठीक जा रही है तो अल्ट्रासाउंड की हेल्प से हम देखा, वरना अगर कोई सीनियर है ठीक है तो वो वैसे ही डाल लेते हैं, ठीक है। सुप्रास्टेरल नाच के पैरेलल क्लेविकल के ऊपर वो कह रहा है हम जो है ना वो डेंच जेंटिल डाल के उसके पलंगर और सिरिंज उसको रिमूव करके भी फ्री फ्लो ब्लड आना शुरू हो जाता है ना सिरिंज के अंदर, तो फिर हम क्या कहते हैं नीडल को कार्डली रिमूव करके सिरिंज से, नीडल हम जिस तरह यार IV डालते हैं तो नीडल को बाहर निकाल लेते हैं, एक्चुअल जो चीज़ अंदर रह जाती है ना, ठीक है। यूँ हम करके डालते हैं ना IV लाइन, तो जो अंदर वाली सुई होती है उसको फिर बाहर निकाल लेते हैं, वही प्रोसीजर सारा यहाँ भी करना, नीडल उसको रिट्रैक्ट कर लेते हैं बाहर, फिर उसके बाद जो है ना वो हम गाइडेड वायर डालते हैं और रिमूव करते हैं नीडल को, डायलेटर डाल के वायर के अंदर रिमूव, डायलेटर हो गया, इंसर्ट हो गया, बाकी ये फिक्स करके भाई। इंटरनल जुगुलर वेन के अंदर हमारे पास क्या है, वो कह रहा है कि मीडियल एंड ऑफ द क्लेविकल जो आपकी ब्यूटी बोन है उसके बिल्कुल मीडियल एंड के ऊपर वो कह रहा है हमने बिटवीन द टू हेड ऑफ स्टेर्नोक्लीडोमास्टाइड, अगर गर्दन के मसल देखो ना स्टेर्नोक्लीडोमास्टाइड, इसके दोनों हेड के दरमियान जो है ना हमने डालनी होती है इंटरनल जुगुलर वेन के अंदर। ये सब क्लेवियन वेन थी, ये हमारे पास इंटरनल जुगुलर वेन है। अगर ये कब डालते हैं, अगर किसी को हीमोडायलिसिस करना हो, पल्मोनरी कैथेटराइजेशन करनी हो, मैंने कहा ना डायलिसिस सेंटर में अगर आप जाएँ तो आपको यहाँ पे मिलेंगे पेशेंट। सेंट्रल CVP क्या होता है, ये हमारे कहते हैं मीन आर्टीरियल प्रेशर में हमारे पास कहते हैं कि थोरेसिक के अंदर जो है ना वो ब्लड इन दी थोरक्स नियर दी हार्ट जो है ना वहाँ पे हमने इसको देखना होता है, रिफ्लेक्ट करती है अमाउंट ऑफ ब्लड रिटर्निंग टू दी हार्ट, कितना अमाउंट हार्ट की तरफ आ रहा है इसको हम मॉनिटर करते हैं। ये 4 से 12 mm ऑफ Hg होता है। बाकी पल्मोनरी एडीमा, फ्लूइड ओवरलोड और कंस्ट्रक्टिव सर्जरी में जो है ना वो हम इसको रेस करते हैं। बाकी जो है ना कम्प्लिकेशन क्या होती हैं जब हम CVC डालते हैं, इन्फेक्शन हो सकता है, एयर एम्बोलिज्म कम्प्लिकेशन, वो ये थ्रोम्बोसिस हो सकता है टांग के ऊपर अगर डालेंगे, ठीक है। तो वह कह रहा है कि लोकल हीमाटोमा, हेमोथोरेक्स, बाकी लिम्फेटिक कम्प्लिकेशन हो सकती है, कार्डिक हो सकती है, और रिदमिया में क्या है ECG मॉनिटर मैंडेटरी है, कहीं उसको सेप्सिस तो नहीं होगी। तो दैट्स ऑल अबाउट दिस चैप्टर, ठीक है। अब ये लास्ट वाले जो है ना ये सिर्फ आपके एक रीड देने वाले हैं, ठीक है। इसके अंदर कोई भी मैंने नहीं देखा कि ऐसा कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो जितना आना था वो शॉक के यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव शॉक और यहाँ जब जो है ना मॉनिटरिंग ऑफ द शॉक, बस यहाँ तक जो है ना आपका पता नहीं, बाकी ये एंड पॉइंट इनको बस मेमोराइज़ कर लेना एक दफ़ा, बस मोर एंड दैट्स ऑल अबाउट। थैंक यू सो मच, रिमेंबर मी आल्सो। ये टेबल बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये मैंने सारी बातें आपको बता दी हैं, अगर किसी ने हाईलाइटेड करना है तो देख लो, अगर किसी ने इसका स्क्रीनशॉट लेना है ना तो यू आर ऑलवेज़ वेलकम, ठीक है। बाद में मेरे से ना मांगते रहना क्योंकि मेरे पास नहीं होता ये फिर बाद में, ठीक है। और ये हमारा है, मुझे बताना मज़ा आया कि नहीं आया, गला मेरा सूख गया। तो अभी बाकी नेक्स्ट जो है ना वो मैं खाना खा के फिर आपको देखता हूँ कौन सा चैप्टर करना है। दुआओं में याद रखना, अगर मुझसे कोई गलती है जो यार ऑलवेज़ वेलकम, आप कमेंट में बताना, बंदा खता का पुतला है, ठीक है, तो गलती किसी से भी हो सकती है। थैंक यू।